नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती है, आपको यहाँ पर पीडीएफ्स मिलती है। परीक्षा की पूरी तैयारी हम आप लोगों को कराते हैं। मैं हूँ दिवाकर शास्त्री, और जैसा कि आप जानते हैं, टारगेट रास्ता आरएस का बैच हमने चला रखा है ये। और इस बैच में आपको मिलती है लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, कवर फुल सिलेबस यहाँ पे आपका होता है। आप यहाँ पे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस कोर्सेज में आकर्षक और नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं पढ़ाने के। अगर आप देखिए, अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। अगर प्लस पे आपको हाउ टू टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा इसको। जब ये दोनों फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैनेज गोल्स में आपको आरपीएससी करना है, और फिर प्लस पे आपको जाना है, और प्लस पे आपको करना है क्लिक, और अंत में आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में क्या है, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, अगर 12 महीनों के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो 12 महीनों की जो फीस है मात्र 7,000 रुपये है, और 24 महीनों की जो फीस है 8,400 रुपये है। उसमें भी दिवाकर 10 अगर राफेल कोड ये लगाता है तो आपकी फीस में 10% की छूट आपको मिल जाती है सर। ये बातें आप ध्यान रखिए। दिवाकर 10 एक रेफरल कोड है, जिसे लगाने से गेट 10% ऑफ हो जाता है। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम हमारा चैनल है, और इस चैनल पर आप ध्यान रखिए, कुंडी लगा दो। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या है, ये जो अनअकैडमी और टेलीग्राम जो चैनल है, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम है, यहाँ पे आपको पीपीटी मिलती है, पीडीएफ मिलता है, और सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। और आज का जो सब हमारा जिला है वो है चित्तौड़गढ़ जिला। जैसा कि आप जानते हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान का, ये देखिए बहुत खूबसूरत किला है, सबसे बड़ा किला है ये। आप देख रहे हैं चित्र को, आप देखिए। चित्तौड़गढ़ जो जिला है राजस्थान का गौरव कहलाता है। हम कहें राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। खिजराबाद इसका नाम रखा गया। खिजराबाद, जब इस पे पहला साका बोलते हैं जिसको, जब इस पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो खिलजी का जब आक्रमण हुआ तो खिलजी के आक्रमण के बाद उसके पुत्र के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ को हम शक्ति और भक्ति की नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी भी कहते हैं। प्रणय और वीरता का प्रतीक है। अब आपके सामने सवाल आता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो देखो साहब, निर्माण किसने किया है, तो निर्माण किया है चित्रांगदा मौर्य ने। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में दो लिविंग फोर्ट है, एक जैसलमेर और एक चित्तौड़गढ़। लेकिन जब बड़े की बात आए, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तब आपको ध्यान देना है चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यह एकमात्र ऐसा किला है जिसमें खेती यानी कृषि कार्य भी किया जाता है। ये कहावत है इसके बारे में, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ के जो आधुनिक निर्माता है, आधुनिक निर्माता हम कुंभा को कहते हैं। अगर आपसे पूछे भाई चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता कौन है, तो साहब इसके निर्माता कौन है? कुंभा है। ये बातें आप ध्यान रखिए दोस्तों। आगे बढ़िए। चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है एक व्हेल मछली के समान है। अगर आपसे पूछे भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है, तो आप कहेंगे व्हेल जो मछली है, व्हेल मछली के समान है चित्तौड़गढ़ की आकृति। समुद्र तल से 1810 फीट ऊंचे इस पठार पर निर्मित है। इसकी लंबाई, अगर आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ की लंबाई कितनी है, तो 5.6 किलोमीटर लंबा है ये, और चौड़ाई है 0.8 किलोमीटर, यानी लगभग 800 मीटर चौड़ा है, और लगभग 6.5 किलोमीटर ये लंबा है।
इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 28 वर्ग किलोमीटर है और दुर्ग की जो परिधि है वो 13 किलोमीटर है। दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों से गुजरना पड़ता है। दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वार होता है, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का गौरव है, खिजराबाद भी कहते हैं, शक्ति और भक्ति की नगरी भी कहलाता है, प्रणय और वीरता का प्रतीक भी है। ये बातें आप समझिए। यहाँ पे मीरा महोत्सव भी मनाया जाता है। इस जिले में मीरा महोत्सव बहुत फेमस है। राजस्थान की जो पहली शुगर मिल है, भोपाल सागर शुगर मिल जिसे कहते हैं, 1932 में चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी। ये राज्य की प्रथम निजी क्षेत्र की मिल है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माता कौन था, बताया मैंने आपको, कौन थे भाई, चित्रांग मौर्य। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने, ध्यान दीजिए, बप्पा रावल ने 734 में मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 में जब आक्रमण किया था यहाँ पर, तब इसका नाम कर दिया खिजराबाद। गढ़ों का सिरमौर है, ये कह चुका हूं आपको, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब क्या है, गढ़ैया है। 2003 में यूनेस्को की सूची में से शामिल किया गया, आपको ध्यान देना है, 2003 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ये भी आप ध्यान दीजिए कि 2003 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। 2013 में क्या कर लिया गया है, यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं साहब, और आगे बढ़ते बढ़ते अपन आ गए अब यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख साके हुए हैं। देखो, चित्तौड़गढ़ में 3 बार आक्रमण किया भारी लोगों ने, एक 1303 में खिलजी ने, एक 1534 में और एक 1567 में अकबर। 3 बार आक्रमण हुआ। देखो, पहला जो साका हुआ वो 13 से 3 में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ठीक है, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, पद्मावत आपने फिल्म देखी होगी। रतन सिंह ने केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या कर लिया, जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर नाम अधिकार करके दुर्ग का नाम अपने पुत्र के नाम पर क्या कर दिया, खिजराबाद। दूसरा जो साका हुआ, दूसरा साका गुजरात के बहादुर शाह और मेवाड़ के विक्रमादित्य के युद्ध के समय हुआ। गुजरात के बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया 1534 में 35 में। बाघ सिंह, रानी कर्मावती ने जौहर किया था, और जो बाघ सिंह थे तो बाघ सिंह ने केसरिया धारण किया। ये पूछते हैं कि दूसरे साका के समय 1534 में किसने जौहर किया, तो आपको ध्यान देना है, बाघ सिंह ने। और किसने वो किया, केसरिया धारण किया था बाघ सिंह ने, और जौहर किसने किया था, कर्मावती ने। तीसरा साका 1568 ईस्वी में हुआ, ध्यान दिए दोस्तों, तीसरा जो साका हुआ है 1568 में हुआ, अकबर और उदय सिंह के मध्य हुआ था, ध्यान देना, अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ। उदय सिंह की तरफ से जयमल और फत्ता ने केसर किया, और फत्ता की जो पत्नी थी फूलकौर, उन्होंने जौहर किया था। ये बातें क्लियर। अब आप देखिए कौन कौन से मंदिर है किले के अंदर। कालिका माता मंदिर है, कौन सा मतलब मंदिर है, कालिका माता मंदिर है। सतबीस देवरी है, तुलजा भवानी मंदिर है, समदेश्वर या मोकल का मंदिर है, कुंभ श्याम स्वामी मंदिर है, मीरा मंदिर है, संगार चौरी है, पद्मनी महल है, गोरा बादल महल है, भामाशाह की हवेली है, कुंभा महल है, फतेह प्रकाश है, भीम तल कुंड है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। इन सब की चर्चा हम अभी करेंगे आगे बढ़ते बढ़ते। तो ये इतने सारे मंदिर, इतने सारे स्थल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जब आप चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब देखिए, आप आगे बढ़िए। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये विजय स्तंभ है। क्या है, विजय स्तंभ। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंजिला है विजय स्तंभ। देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा के जो
कुंभा ने महमूद खिलजी के खिलाफ जब 1437 में सारंगपुर की विजय प्राप्त की। तो देखो, विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने किया था। कुंभा ने कब किया था? जब कुंभा ने महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 में सारंगपुर का युद्ध में विजय प्राप्त की, तब यहाँ विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। विजय स्तंभ के जो वास्तुशिल्पी थे वो महान वास्तुशिल्पी मंडन के मार्गदर्शन में बनाया गया और इसका निर्माण 1441 से आरंभ होकर 1449 के बीच में पूरा हुआ। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, विजय जो स्तंभ है उसका निर्माण कुंभा ने महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 में विजय जो प्राप्त की सारंगपुर के युद्ध में, उसके उपलक्ष्य में बनाया था। इसके जो शिल्पी थे वो मंडन थे और मंडन के निर्देशन में, मार्गदर्शन में 1441 से 49 के बीच का निर्माण किया गया। ठीक है सर। यह डमरू के आकार का है। कैसे आकार का है विजय स्तंभ? डमरू के आकार। ठीक है। विजय स्तंभ के बहुत सारे उपनाम हैं। हिंदू मूर्ति कला का विश्वकोश भी विजय स्तंभ को ही कहते हैं। मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं इसको। विक्ट्री टावर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई लगभग 30 फीट है। इसका आधार 30 फीट है, ऊंचाई 122 फीट है। यह 9 मंजिला है और 157 सीढ़ियां इसमें है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो विजय स्तंभ है इसे हिंदू मूर्ति कला का क्या कहते हैं? विश्वकोश कहते हैं। ये भी ध्यान देना है, मूर्तियों का अजायबघर भी कहा जाता है, विक्ट्री टावर के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आधार है 30 फीट का है। इसकी जो ऊंचाई है 122 फीट की है, 9 मंजिला है और 157 इसमें सीढ़ियां है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है साहब, वो भी अरबी भाषा में। विजय स्तंभ के जो शिल्पाकार हैं वो जैता और उसका पुत्र नापा, पूंजा और पोमा है। तो आपको पूछे भाई विजय स्तंभ के शिल्पाकार कौन है, तो आप कहेंगे जैता है। इसके अलावा कौन थे? उनके पुत्र नापा, पूंजा और पोमा। विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15/8/1949 यानी 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया। आपको पूछे राजस्थान की किस इमारत पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया, तो आप बताएंगे विजय स्तंभ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया। और जो डाक टिकट जारी किया गया वो किया गया था 15 अगस्त 1949 को। 1 रुपए का डाक टिकट था। बहुत बड़ी बात होती है, पहले 1 रुपए। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का ये प्रतीक है विजय स्तंभ। ठीक है भाई, वो सामने जो सफेद बिल्डिंग दिख रही है विजय स्तंभ के, वो फतेह प्रकाश है। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ गया। ये जो महल दिख रहा है ये पद्मनी महल है, पानी के अंदर है और इसे कहते हैं पद्मनी महल। यही नीचे से अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं शीशे में पद्मनी का चेहरा देखा था। इसके बारे में जानते हैं। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये मीरा मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? मीरा मंदिर है। लो साहब, मीरा मंदिर, इसमें मीरा की प्रतिमा के स्थान पर के लिए एक तस्वीर है जिस, ठीक है, ध्यान दे रहा, मीरा मंदिर में मीरा की प्रतिमा नहीं है बल्कि एक तस्वीर है और जस्ट मीरा मंदिर के सामने रैदास की क्या है? छतरी है। तो आपको ध्यान देना है, मीरा मंदिर भी चित्तौड़गढ़ के किले में ही है और रैदास की जो छतरी है वो भी कहां पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ के किले में ही है। समधेश्वर मोकल जी का मंदिर, या तो समधेश्वर कह दीजिए या मोकल कह दीजिए, मोकल का मंदिर। इसका निर्माण मालवा के राजा भोज ने कराया था तथा पुनः निर्माण मोकल ने कराया। इसलिए क्या कहते हैं, पहले ये समधेश्वर का मंदिर था जिसे राजा भोज ने बनाया था, लेकिन पुनः निर्माण चूंकि मोकल ने कराया था इसलिए इसे क्या कह देते हैं? मोकल का मंदिर। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई।
कलिका माता मंदिर, कालिका कह दो या कलिका कह दो, कालिका का माता का जो मंदिर है ये भी मूलतः सूर्य मंदिर ही है और 7वीं सदी का मंदिर है। एक कुंभ श्याम मंदिर भी है, और ये जो कुंभ श्याम मंदिर है इसका निर्माण कुंभा ने कराया था। ध्यान देना है, ये जो कुंभ श्याम मंदिर है इसका निर्माण कुंभा ने कराया है और इसमें विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा है। ध्यान देना है, कुंभ श्याम जो मंदिर है इसका निर्माण कुंभा ने कराया था और इसमें विष्णु के जो वराह अवतार है उसकी प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है। एक मंदिर है तुलजा भवानी का मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? तुलजा भवानी का मंदिर है। ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है, ये तुलजा भवानी का जो मंदिर है, सर मैं आपको करता हूँ थोड़ी देर, मैं करता हूँ सर आपको 5 मिनट। ठीक है, ठीक है, ठीक। तुलजा भवानी का जो मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण बनवीर ने अपने तुलादान के धन से कराया था। बनवीर एक तराजू बैठ गया और जितना धन से उसे तोला गया उतने धन से उसने तुलजा भवानी का मंदिर बनाया था। यह शिवाजी के आराध्य देवी है। ध्यान देना, तुलजा भवानी जो है वो जो शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज की आराध्य देवी है तुलजा भवानी, और तुलजा भवानी का निर्माण बनवीर ने कराया था। चलो साहब, बात सही हो गई। कपासन, अब देखिए कपासन की मैं बात करूं तो कपासन चित्तौड़गढ़ में है और कपासन 2 चीजों के लिए फेमस है। यहाँ 3 बता देता हूं आपको। पहला तो कपासन में क्या है, नारियल की जो खोल होती है उसकी चूड़ियां बनाई जाती है। क्या ध्यान रखोगे आप, कपासन जो है उसमें नारियल के खोल की चूड़ियां बनाई जाती है, इनके लिए फेमस है। कोई पूछे आपको राजस्थान में कहाँ नारियल के खोल की चूड़ियां बनाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे? कपासन। राजस्थान में डीएपी खाद का कारखाना कहाँ पे है, तब भी आप क्या कहोगे? कपासन। तो राजस्थान में डीएपी खाद का कारखाना भी कपासन में है। राजस्थान में नारियल की खोल की चूड़ियां भी कपासन में बनाई जाती है। और हजरत दीवान शाह की दरगाह, हजरत दीवान शाह की दरगाह भी कहाँ पे दोस्तों? कपासन में ही है। तो हजरत दीवान शाह की दरगाह है, पहला नारियल की खोल की चूड़ियां, दूसरा डीएपी खाद का कारखाना, तीसरा है दीवान शाह की दरगाह। अब आता है बस्सी। देखिए ये जो बस्सी है ये चित्तौड़गढ़ का बस्सी है, न कि जयपुर का। और बस्सी अपनी काष्ठ कला के, लकड़ियों के खिलौने के लिए, लकड़ियों के मंदिरों के लिए, लकड़ियों की आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो बस्सी कहाँ पे है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। और बस्सी जाना जाता है लकड़ी के सामान बनाने के केंद्र के रूप में। अब देखो ये बेंगू जो है, बेंगू को थोड़ा पीछे पढ़ के आते हैं एक बार। ये है बेंगू। बेंगू जो है, बेंगू में हुआ था चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध किसान आंदोलन। और यहाँ बेंगू में गांव है गोविंदपुरा। गोविंदपुरा जो गांव है उसमें इसे कहा जाता है गोविंदपुरा हत्याकांड। बेंगू किसान जो आंदोलन है वो चर्चा में रहा गोविंदपुरा हत्याकांड के लिए। ये जो गोविंदपुरा हत्याकांड का आंदोलन था ये 13 जुलाई 1983 में आरंभ हुआ था, या हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ अगर आपसे पूछे तो बताना। 13 जुलाई 1923 को बेंगू किसान आंदोलन और गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ। गोविंदपुरा हत्याकांड में रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए। ध्यान देना दोस्तों, गोविंदपुरा हत्याकांड में रूपाजी और कृपाजी दोनों किसान शहीद हो गए। कृपाजी शहीद हो गए और रूपाजी। अगर आपसे पूछे बेंगू किसान आंदोलन में किन किसानों की डेथ हुई, तब आप कहेंगे रूपाजी और कृपाजी किसानों की गोली लगने से डेथ हो गई। पूछे भाई गोविंदपुरा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ध्यान देना है दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी जी ने। ध्यान देना है दोस्तों, बेंगू किसान आंदोलन जो है उसका नेतृत्व जिसने किया
वो थे राम नारायण चौधरी। निकुंभ, अब ध्यान देना है निकुंभ पे। ये जो निकुंभ है, निकुंभ में आवरी माता का मंदिर है। क्या है? आवरी माता का मंदिर। और यहाँ पे लकवे से ग्रस्त पीड़ितों का इलाज होता है। अगर आप में किसी को भी आपके जानकारों में लकवा आ जाए तो आवरी माता का मंदिर ले जाओ, वहां दोग लगाओ, लकवा ठीक हो जाएगा। मजाक नहीं, सही है ये बात, ठीक है। एक और है सांवरिया सेठ का मंदिर है। ये जो सांवरिया सेठ का मंदिर है, ये मंडकिया सांवरिया श्री का भी कहते हैं। सांवरिया सेठ के मंदिर में अफीम चढ़ाने की परंपरा है। अफीम के देवता कहे जाते हैं और जल झुलनी को यहाँ पे मेला भरता है। तो सांवरिया सेठ का मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, सांवलिया भी कहते हैं इसको। यहाँ पे अफीम चढ़ाने की परंपरा है और इन्हें अफीम का देवता भी कहते हैं। और यहाँ पे जल झुलनी को मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो साहब, अब आता है मातृ कुंडिया। ये जो मातृ कुंडिया है, ये राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। इसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील में स्थित है। ध्यान देना है, चित्तौड़गढ़ की जो रासमी तहसील है उसमें स्थित है मातकुंडिया। यह बनास नदी के किनारे स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, किस नदी के किनारे है? बनास नदी के। यहाँ हरिद्वार की तरह लक्ष्मण झूला है, इसी कारण यह राजस्थान का हरिद्वार कहलाता है। ठीक है, तो आपको जब भी पूछे राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। और किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। किस तहसील में है? रासमी तहसील में। किस नदी किनारे है? बनास नदी के किनारे पे है। ये बातें आपको समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। बस्सी हो गया, कपासन हो गया, अब आ जाते हैं भैंसरोड़गढ़ में। देखो दोस्तों, जो भैंसरोड़गढ़ है, पहले तो आपको पता होना चाहिए इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो किला दिखाई दे रहा है नदी के किनारे, ये जो नदी है चंबल नदी है। और चंबल नदी के किनारे जो ये महल बना हुआ है, उस महल का नाम है भैंसरोड़गढ़। कोई मतलब नहीं है, चलो ठीक है। अब देखो भाई, ये जो दिख रहा है आपको, ये चंबल नदी है और ये बामनी नदी है। ये बामनी है और ये चंबल है, और इन दोनों नदियों के संगम पे है ये भैंसरोड़गढ़। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, भैंसरोड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। भैंसरोड़गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात है। कौन सा प्रपात है दोस्तों? भैंसरोड़गढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात है। ठीक है, जो राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। भैंसरोड़गढ़ जो है चंबल और बामनी नदियों के संगम पे है। तो देखो दोस्तों, दोबारा बता रहा हूं आपको भैंसरोड़गढ़ के बारे में। 3-4 फैक्ट्स हैं जो देख लेना आप। पहले तो ध्यान देना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चंबल नदी है। दूसरा, ये जो महल दिखाई दे रहा है, ये भैंसरोड़गढ़ है। और ये जो भैंसरोड़गढ़ है, इसे कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। ये तो हुई एक बात। अब इसकी दूसरी बात क्या है? वो ये है कि ये है चंबल नदी। आपसे पूछे भैंसरोड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पे है, तो चंबल और बामनी नदियों के संगम पे है। भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य भी है, ध्यान देना। ये जो भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य भी है, जो घड़ियालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? घड़ियालों की। बड़ी मात्रा में यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, यही भैंसरोड़गढ़ में
थोड़ा आसपास, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। उसका नाम है चूलिया जलप्रपात। चलो तो ये भी आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई पूछे आकोला, देखो आकोला जो है, आकोला चित्तौड़गढ़ में है और दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें, देखो आकोला क्या है, दाबू प्रिंट के लिए फेमस है। अगर हम बात करें बीकानेर की, जो बीकानेर है, हम्म, हाँ, बीकानेर जो है, ठीक, बीकानेर जो है, ये जो बीकानेर है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ का दो चीजें फेमस है, एक मथेरना कला और ऊस्ता कला। अगर हम बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की भी दो कलाएं फेमस हैं, एक मलिर प्रिंट और एक अजरक प्रिंट। उसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में भी जो आकोला है, आकोला दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे बड़ली माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है दोस्तों? बड़ली माता का मंदिर है। अब आपको जो डूंगला, देखो डूंगला क्या है, एक चर्चित गांव रहा है, 1857 की क्रांति के समय एक चर्चित गांव रहा है। अब देखो पूछे चंबल नदी राजस्थान में कहां से घुसती है, तो ध्यान देना, चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84 से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बनाया गया है। ठीक है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है, जो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा बांध है। अगर बामनी नदी की मैं बात करूं तो बामनी जो नदी है, इस नदी का उद्गम चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से हुआ है। कहां से हुआ है? हरिपुरा गांव से हुआ है। भैंसरोडगढ़ के समीप यह चंबल में मिल जाती है और लगभग 25 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में बनास नदी बहती है, भेड़ज नदी बहती है, गुंजाल नदी बहती है, वागन बहती है, ओराई बहती है, गंभीरी बहती है, सिबना बहती है, जाखम बहती है। तो बनास, भेड़ज, गुंजाल, वागन, ओराई, गंभीरी, साबना, जाखम आदि नदियां भी चित्तौड़गढ़ में ही बहती है। देखो बदी सादरी, ये जो बड़ी सादरी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर राम रावण का मेला भरता है। बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पे राम रावण का मेला भरता है। और बड़ी सादरी के झालामान ने, देखो बड़ी सादरी के थे झालामान, और झालामान ही व्यक्ति थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो मुकुट था धारण किया था। आपसे पूछे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए मेवाड़ का राज मुकुट किसने धारण किया, तो आप क्या कहेंगे? झालामान ने। रावत भाटा जो है राजस्थान की अणु नगरी कहलाता है, यहाँ भारी जल का संयंत्र है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जो है भेड़ज और गंभीरी नदियों के संगम पे है। ठीक है, चलो, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसकी आकृति घोड़े के नाल के समान है। चित्तौड़गढ़ जिला जो है दो भागों में विभक्त है, एक भाग उसका भैंसरोडगढ़ की तरफ है और एक भाग उसका उदयपुर यानी मुख्य राजस्थान की तरफ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 गजा पीर की मजार है। कौन सी मजार है? 9 गजा पीर की मजार।
अगर आपसे पूछे बस्सी की जो काष्ठ कला है, देखो दोस्तों, बस्सी की जो काष्ठ कला है, उस काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? तो बस्सी की जो काष्ठ कला है, उसके जन्मदाता प्रभात जी सुथार है। आकोला अपने दाबू प्रिंट के लिए फेमस है। यहाँ बड़ली माता का मंदिर है। बड़ली जो माता है शिशु रक्षक देवी है, और बेडज नदी के किनारे पे है आकोला। नगरी, नगरी जो है उसका प्राचीन नाम है मध्यमिका या मध्यमिका, और ये थी सीबी जनपद की राजधानी। देखो दोस्तों, 2 लाइनें और बची है बस, फिर अपना हो जाएगा पूरा आज का। ये जो बारडोली के शिव मंदिर है, बारडोली के जो शिव मंदिर है, ठीक है, यहाँ का प्रमुख मंदिर है घाटेश्वर महादेव मंदिर। इन्हें प्रकाश में, बारडोली के शिव मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय मिलता है कर्नल टोड को। कर्नल जेम्स टोड जो है वो इनको प्रकाश में लाते हैं। बारडोली के शिव मंदिर चंबल और बामनी नदियों के किनारे पे स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के क्या है, किनारे पे है। भैंसरोगढ़ की बातें कर चुके हैं पूरी बात। भैंसरोगढ़ एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का जिसका निर्माण भैमासा और रोराचारण नामक व्यापारी द्वारा किया गया है। चित्तौड़गढ़ मरगवन भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के दक्षिणी छोर पर प्राचीरों में स्थित है। राजस्थान का पहला दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ में भवाई लोकनाट्य और तुरंगी लोकनाट्य के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया में एशिया का सबसे बड़ा जिंक सिलेंडर प्लांट स्थित है। चित्तौड़गढ़ के जो बाड़िया गांव में जन्मी मांगीबाई तेहरा ताली नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, आज के लिए क्लास इतनी रहेगी। कल हम क्लास दोबारा फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, बाकी इसके क्वेश्चन करा दूंगा मैं आप लोगों को। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ठीक है।